तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं जिसका हमने वादा किया था, रोटेशनल मोशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने अलग अलग बुक से भी लिए हैं। मेन हमारा फोकस पहले एनसीईआरटी रहेगा, फिर अलग अलग हमने पूरा क्वेश्चन का कलेक्शन किया है उन सबको मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपके इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप कहोगे कि यहाँ तो केवल क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट जो और अच्छे से क्लियर करना है, एकदम डीप में पढ़ना है, तो हमने इनके सारे लेक्चर कम से कम 8 से 9 लेक्चर हैं हमने किए हैं थ्योरी के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर ना अच्छे से। उसको आप देख के आओगे तो यहाँ और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि आज क्वेश्चंस का सेशन है, इसमें हम साथ साथ में हर चीज़ कंप्लीट करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे सिंपल सा दिया है ना। पहला क्वेश्चन आपसे कहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, उसमें रेडियस उसकी दी है 0.5, ठीक है, और जो उसकी स्पीड है वो कितनी आपकी दी हुई है 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे कहा है ये बताओ ओमेगा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, बताओ क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा है। अब जिसको फॉर्मूला पता है वो आराम से निकाल देगा। हम लोग ने थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ रखा है कि v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। अगर v इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो सकता है, v अपॉन आर हो सकता है, ठीक है। बस आपको वैल्यू तो पुट करनी है। यहाँ 12 है और अपॉन में क्या है 0.5, यहाँ से हटेगा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, देखो आसान सी है। ये 5 है, कितनी बार में जाता है आपका 20, और यहाँ पर 4 24 ना, 100 जाएगा कितनी बार, 120 है, आप जानते हो 24 पंचे 120 होता है, तो 24 ही आएगा, 24 मीटर। अब देखो 24 क्या आएगा यहाँ पर, एंगुलर जो होता है हमने बताई थी इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, फिर रेडियन सेकेंड इनवर्स, दोनों एक ही बात तो होती हैं। ये सिंपल सा पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे। अब दूसरा आपसे कहा है स्टेट द कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन आप तो जानते हो जिसमें क्या होता है, सीधा पाथ होता है ये, जिसमें मान लो ये बॉडी यहाँ पर है, इसका पॉइंट ये ए यहाँ पर है, और बॉडी आगे गई तो ये पॉइंट ए जो है ये यहीं पर रहे, नीचे ना आए, सेम जगह पर रहे, उसको क्या कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, जो रोटेशनल से बिल्कुल अलग होता है। तो इन्होंने कहा है जो ट्रांसलेशनल है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, अब ये 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है, ये बताओ, इक्विलिब्रियम कब होगा ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा। तो ये सिंपल सा है, जब किसी बॉडी का, सिंपल सा, जब किसी बॉडी का आप समझो नेट फोर्स 0 हो जाए, नेट फोर्स 0 हुई उसका वेक्टर सब, यानी मान लीजिए फोर्स इसके ऊपर 3 लग रही है इस बॉडी के ऊपर, तो F1 F2 वेक्टर फॉर्म है और F3 की टोटल वैल्यू कितनी हो जाए 0। जब नेट फोर्स होगा उनका वेक्टर सम 0 होगा, तब हमारा जो मोशन होगा वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा बॉडी का, ठीक है। मतलब मोशन कर रही है लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन में, एक ही स्पीड में, सिंपल सा। अब इसके बाद आपसे पूछा है हाउ इज एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम, सिंपल सा पूछा है, ये तो सबको पता ही होगा। यहाँ पर करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कहा है आपको जो ये है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है, रिलेशन बताना है किससे, आपका लीनियर मोमेंटम से। ये पूछा है केवल क्या होता है लीनियर मोमेंटम से, सिंपल सा। तो आप सब लोग जानते हो कि क्या होता है, आप जिसको एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, L इक्वल टू mvr होती है, बिल्कुल। और आपकी जो उसकी मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी, केवल mv होती है, बिल्कुल होती। तो आप यहाँ दे सकते हो कि हम p की जगह क्या, mv की जगह p पुट कर सकते हैं, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, p r आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ये नॉर्मल मेथड में ना। और इसको वेक्टर में कैसे लिखते हैं, L इक्वल टू r क्रॉस प्रोडक्ट p, ये होता है, ये हमारा लीनियर मोमेंटम है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। ये तो सिंपल सी चीज़ है ना सब। ये देखो अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला इतना होता है, तो ये सब हम लोगों ने थ्योरी लेक्चर्स में किए हैं। थ्योरी लेक्चर्स होते ही सीख लिए कि इसकी प्रूविंग कैसे हुई ये बताया जाए, इसकी प्रूविंग कैसे हुई ये बताया जाए, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम आपको रिवीजन कराते हुए चलेंगे। जिसने ये पढ़ रखा है उसको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा है, जिसको नहीं पता था आज से याद रहेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है और L वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इंटू p वेक्टर होता है, सिंपल सा। अब इसके आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना। हमारे पास एक ट्रायंगुलर लैमिना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है थ्योरी लेक्चर में ना।
अब देखो हम ये भी उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग थ्योरी लेक्चर्स हमारे देखते हुए आए हैं ना, जितने भी लेक्चर्स हैं, क्योंकि उनको क्वेश्चन लगाने में फिर आसानी होगी, वो पॉज करेंगे, आंसर कमेंट में लिखेंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, जो केवल मतलब जो कहीं से भी पढ़ चुके हैं और केवल रिविजन करने के लिए आए, तो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है ट्राइंगल लेमिना होता है हमारा, उसका सेंटर ऑफ मास बता दो आप क्या होता है। सिंपल सा, तो ट्राइंगल लेमिना इसकी कुछ भी साइड होगी A B C, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा यहाँ पर होता है, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट का एक नाम होता है, तो आप लिखोगे सेंटर मास हमेशा होता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये वर्टेक्स से, तीनों वर्टेक्स से इक्वल दूरी में होता है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल में होता है सेंटर ऑफ मास हमारा, ये आप लिखोगे। अब इसकी अगर डिफिनीशन पूछ दे सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड आपका होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टेक्स। अब वर्टेक्स तो आप लोग जानते हो क्या होता है ट्राइंगल में, ये जो पॉइंट होते हैं तीनों, इनको हम लोग वर्टेक्स कहते हो। तो यहाँ से जो ये दूरी है, इसको अगर हम r मान ले तो ये बराबर होगी, ठीक है। ये ऐसी दूरी पे हमारा सेंट्रॉइड होता है, और सेंट्रॉइड आप ऐसे आपको लग रहा है कि हाँ ये बीचों बीच में है, तो लगभग ज़्यादातर चीज़ों का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बीच में रहता है, ऐसी चीज़ चलती है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या पूछा है, हमसे कह दिया है व्हाट इज़ द अब ये तो दूसरा है, व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 20 kg रेडियस, 20 kg रेडियस अबाउट इट्स डायमीटर। व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, जो कि 20 kg का है और उसकी रेडियस कितनी है 1.4 मीटर है, ठीक है। देखो ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है 20 kg का, हाँ लिख लिया। और इसकी जो डायमीटर है क्या दिया हुआ है, रेडियस, रेडियस हमारी 1.5 मीटर है, 1.4 मीटर है, ठीक है। अब आपसे इसमें कहा क्या है, सिंपल सा आपसे पूछा है कि हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, ठीक है। ये इसके ऊपर दूसरा वाला क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट इट्स, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट इट्स डायामीटर, मतलब इसके सेंटर से जाना है हमको, डायामीटर तो सेंटर ही से होता है ना, तो ये हमारा सेंटर की बात कर रही है, यहाँ से हमारा पॉइंट गया है, ये सेंटर से गया है, एक्सिस जो है ये सेंटर से है, ऐसे घूमेगी सेंटर के अबाउट, सिंपल सा। तो सेंटर के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रखा है, क्या होता है सॉलिड के लिए, जो हमारा हॉलो होता है, हॉलो होता है उसके लिए होता है 2/3 mr², लेकिन यहाँ सॉलिड की बात हो रही है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो उसकी वैल्यू होती है 2/5 mr², ये होती है वैल्यू सिंपल सी। तो यहाँ केवल वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आएगा 2 इंटू कितना है आपका मास, कितना 2/5, मास है 20 और r की वैल्यू 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाती है 1/4 की, 1/16 हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना है सिंपल का, 16 5 जा 80 होता है, और ये कितना हो जाएगा 22 जा 40, तो 40/80 आपका आंसर आ गया 0.5। अब ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, kg, पूरी क्या होती है यूनिट, kg मीटर स्क्वायर, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर, सिंपल सा, ये आंसर हो गया। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो हाँ इसका आंसर ये, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको बताना है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, ये हम लोग यहाँ लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स, ये आप पहले कमेंट करके हमको लिखोगे क्या होता है। तो पहला देखो इसमें 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, पहला तो हो गया मास के ऊपर, मास ऑफ बॉडी, क्या मास है ना। अगर किसी को डाउट है इन 3 चीज़ों में जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखो, आंसर होता है सिंपल सा mr², ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है या फिर आंसर होता है वो रहेगा आपका mr², तो इसे समझना, तो मास के ऊपर तो डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा शेप एंड साइज के ऊपर, ठीक है। अब देखो साइज के ऊपर तो आप समझ रहे हो, रेडियस का साइज जितना बड़ा होगा उस हिसाब से रेडियस होगी। शेप के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा, अगर इसमें कुछ डाउट है कि शेप के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा, तो आपको आप देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास, ये रिंग है, ये रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है आप देखोगे रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है वो रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के आउटसाइड है। देखो रिंग के बीचों बीच है, क्या रिंग जब आप पहनते हो तो रिंग के बीच में कुछ होता है नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में होता है।
तो सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर हो, वो बॉडी के बीच में हो सकता है, बॉडी से बाहर हो सकता है। ये देखो है तो बॉडी से बाहर ही, भाई बॉडी गोल गोल है पूरी, तो ये बॉडी के बीच में है, यानी कि बॉडी के बाहर है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि बॉडी तो ये है ना कि रिंग की, रिंग में बीच में तो कुछ होता नहीं है। तो ये इसके लिए हमको शेप को भी देखना होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका पोजीशन। पोजीशन बताना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ लो, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या एक्सिस है। एग्जाम्पल के आप देखोगे ये हमारा होता था तो यहाँ पर कुछ और आता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर इधर, ये हमारी कैसी है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये कैसी है, ये वर्टिकल होती है, और ये कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता था कि नहीं वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू बी है, तो आंसर अलग अलग आता था। तो वही चीज़ यहाँ पर सिंपल सी लगी है। जैसे यहाँ पर कितना आएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन 12, ऊपर वाले में एम ए स्क्वायर अपॉन 12, तो दोनों अलग वैल्यू है, ए मान लो 5 है, बी मान लो 10 है, कुछ भी, या फिर ए 10 बी 5 है ना, तो अलग आ रहा है बिल्कुल। तो इसलिए मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड, शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड, और पोजीशन ऑफ एक्सिस रोटेशन के ऊपर डिपेंड, सिंपल सा। अब इतना हम लोग रफ करते हैं, इसके आगे देखते हैं, ठीक है, जल्दी से। अब देखो उतना आप लोगों ने अच्छे से नोट किया। अब आगे का क्वेश्चन है कि दो पार्टिकल है हमारे आइसोलेटेड सिस्टम में ना, मतलब वो दो पार्टिकल है केवल, उनके आसपास कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दो पार्टिकल है ऐसे ना, एक को एम नाम दे दो, दूसरे को भी क्या, मास एम, दोनों मास एम के है ना, सेम मान लो। तो दोनों आपस में क्या कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन किया दोनों ने आपस में। तो आपसे ये पूछा है कि इनका जो है एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, ये आपको बताना है ना, ये सिंपल सा एक्सेलरेशन बताना है सेंटर ऑफ मास का, ये क्वेश्चन है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब कोई दो पार्टिकल आपस में कोलिजन करते हैं तो दोनों की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होते हैं, लेकिन जो दोनों का मिक्स है, दोनों का वन सिस्टम सेंटर ऑफ मास होता है, उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 हो जाता है, सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। अगर दो बॉडी आपस में कोलिजन करें तो दोनों का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, या तो कोई एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है, अगर यूनिफॉर्म कोलिजन हुआ तो एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है। वैसे जब कोलिजन होता है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं रह पाता, क्योंकि मान लो कोई 5 की स्पीड से चल रहा है, कोई 10 की स्पीड से चल रहा है, कोलिजन के बाद 7-8 की स्पीड हो गई, तो एक्सेलरेशन या तो बढ़ा है या तो घटा है। लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, यानी कि सिस्टम, अगर इन दोनों को एज ए सिस्टम मान ले 2m, तो इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा 0 होगा, याद रखना है। इनके जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो हमेशा 0 होगा, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन का है, विच कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टॉर्क, मतलब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होता है जो हमारा क्या कंट्रीब्यूट नहीं करता है टूवर्ड्स टॉर्क। टॉर्क को पैदा करने में, टॉर्क को प्रोड्यूस करने में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है जो आपका वो नहीं करता, क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूट नहीं करता। सिंपल सा आंसर इसका है रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है फोर्स का, टेंजेंशियल। तो आप सब लोग जानते हो कि जो टॉर्क लगेगा, जब टॉर्क लगता है तो टॉर्क का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, टॉर्क का फॉर्मूला ये पढ़ रखा है, टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ, ये, और उसके बाद फॉर्मूला क्या होता था, टाउ इक्वल टू आर, और आपका क्या होता था, परपेंडिकुलर फोर्स। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होती थी वो होती थी टेंजेंशियली हमेशा रेडियस के। देखो कैसे, ये हमारा है, ऊपर ही बना लेते हैं ना, जगह रहेगी फिर और आगे क्वेश्चन करने के लिए। तो इसके लिए ये सर्कल है, तो आप देखोगे अगर ये रेडियस ऐसे है r, तो ये टेंजेंशियली होगा फोर्स का कंपोनेंट, ऐसे एक होगा रेडियली आउटवर्ड। अब आप देखोगे ये मल्टी उसमें है, क्या कहते हैं, r इंटू एफ, ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, तो उनका ये कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट में अगर 0 एंगल बना, यानी कि अभी क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा आएगा। अगर दोनों फोर्स और रेडियस एक ही पैरेलल हैं तो एंगल बनेगा 0, और 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो टॉर्क हो गया 0। लेकिन यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो एंगल बनेगा 90 का, और जब एंगल बनेगा 90 का तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो टॉर्क का ये भी एक फॉर्मूला होता है, और आप लिखोगे कौन सा कंपोनेंट नहीं करता, रेडियल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स डजंट कंट्रीब्यूट, ये आप लिखोगे, ये कंट्रीब्यूट नहीं करता, सिंपल सा, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9, ये देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना जो होता है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ये पूछा केवल,
ये हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना है, रेक्टेंगल शेप में ना, लेमिना मतलब टू प्लेन को कहते हैं, जो दो प्लेन मतलब एक प्लेन नहीं, मतलब जो प्लेन फॉर्म में हो, यानी कि टू डायमेंशनल हो, सिंपल सा रेक्टेंगुलर प्लेन ये रहता है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ इसका होता है बीचों बीच में, लेकिन ऐसे आप नहीं लिखोगे, आप देखते हो जहाँ दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ होता है, ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब बीचों बीच में कहाँ, इसकी सबसे एग्जैक्ट डिफिनीशन है वेयर टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट, दो ही डायगोनल होते हैं, आप जानते हो किसके, रेक्टेंगल के, इंटरसेक्ट ईच अदर, वही पॉइंट आपका क्या होता है, सिंपल सा वही पॉइंट आपका होता है सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, सिंपल सा। अब इसके आगे आपसे कहा है गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसके, स्फीयर की, सिलेंडर की, रिंग की, क्यूब की, इनकी बतानी, ठीक है। तो देखो क्या आपसे कहा, स्फीयर की, रिंग की, क्यूब की, ये तो आपने नोट ही कर लिया है। यहीं पर देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर देख लेते हैं। देखो पहले तो रिंग की कही है ना, स्फीयर की कही है। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है बिल्कुल स्फीयर के बीच में। कोई बॉल है तो आप इमेजिन करते हो कि बॉल का जो एकदम बीच वाला पार्ट होगा वही रहता है, सिंपल सा ना, हमेशा बीच वाला पार्ट। या फिर ऐसे करोगे जहाँ से सारे डायमीटर कट करेंगे, सारे डायमीटर जो हमारे स्फीयर के सारे डायमीटर जहाँ से बीचों बीच से कट करेंगे, जहाँ से रेडियस उनकी बनती है वो पॉइंट होगा, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अब ये स्फीयर में ये हुआ, ठीक है। सिलेंडर पूछा है, सिलेंडर का भी सेंटर पॉइंट, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सेंटर पॉइंट ये सेंटर ऑफ मास। वैसे अब दूसरा आपसे पूछा है रिंग, रिंग का सेंटर पॉइंट, रिंग का सेंटर पॉइंट ये होता है, जैसे ये रिंग है ना, रिंग आपको मान के चलना, तो उसका सेंटर पॉइंट बीचों बीच में होगा। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पर, अभी आगे बताएंगे वो चीज़, क्यूब का, क्यूब जैसे आपका ये दिया गया है क्यूब, तो ये क्यूब का भी एकदम बीचों बीच में सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ पर कहीं, ठीक है, बीचों बीच में। अभी आप 3D में देख नहीं पा रहे हो, मतलब 2D में देख नहीं पा रहे हो, एकदम बीच में जो पॉइंट होगा, जो आपके पास रूबिक्स क्यूब हो तो उसके बीच में जो पॉइंट होगा वो रहेगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया है कि डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी नेचुरली बी इनसाइड द बॉडी, हमेशा लाई करेगा बॉडी के इनसाइड, तो ऐसा नहीं है। अभी हमने केस देखा रिंग का, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है, बीचों बीच में है, लेकिन रिंग के बीच में कुछ मास है क्या, बीच में तो हवा है केवल, तो ये ऐसा नेचुरली नहीं है, नॉट, आप लिखोगे नॉट नेसेसरली, ठीक है, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। अब चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन आपसे कहा है कि एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा है कि वो एक ट्रॉली में ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, ट्रॉली में ऐसे बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, ये ट्रॉली के अंदर कभी आगे ऐसे चलेगा कभी पीछे चलेगा, ये काम वो कर रहा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है सिंपल सा क्वेश्चन में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ट्रॉली प्लस चाइल्ड, क्या स्पीड उनकी मतलब कैसी रहेगी, चेंज होगी या फिर क्या होगा, ये आपको बताना है, सिंपल सा ना। पहले कुछ स्पीड है, मान लो स्पीड पहले क्या है, ए है, पहले स्पीड ए है उसकी। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये बच्चा आगे पीछे जा रहा है तो मास चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, क्या होगा, बस आपको बताना है। तो आप सिंपल से देखिए, जब ये जो है ये ट्रॉली मान लो इससे आगे जा रही है, अब ये बच्चा जो है ये क्या ट्रॉली के बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है, ये बच्चा जो है क्या ये कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, आपके मुताबिक एक्सटर्नल फोर्स है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चा तो खुद ही सिस्टम का पार्ट है। मतलब मान लीजिए आप एक कमरे के अंदर रह के उसको कहाँ से कुछ कर पाओगे, है ना, अगर उसको कुछ भी करना है अंदर से धक्का भी दोगे तो उसको क्या होगा, वैसे यही है। अब ये इसके अंदर है, ट्रॉली के अंदर है, तो ये सिस्टम के साथ चल रहा है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चाइल्ड प्लस ट्रॉली आपस में एक सिस्टम बन चुके हैं, ठीक है, आपस में एक सिस्टम बन चुके हैं। तो जो सिस्टम है अंदर से कोई इंटरनल फोर्स लगा रहा है, चाइल्ड अंदर से कोई इंटरनल फोर्स लगा रहा है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारी स्पीड है वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, सिंपल सेम स्पीड रहेगी थ्रू आउट, ठीक है, आप लोग समझिए अच्छे से। अब 12वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं हमसे, ठीक है, ये 11वां था। आपसे कहा है इसमें टू मेंटेन अ रोटर, एक आपका जो रोटर होता है एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, है ना, 200 रेडियन पर सेकेंड,
हमको एक रोटर है उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड हमको एंगुलर स्पीड रखना है 200 रेडियन पर सेकंड, ऐसे ऐसे घूमता है ना रोटर, सब लोग जानते होंगे। एन इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टॉर्क, तो इंजन जो है उसको पावर देनी पड़ेगी, मतलब टॉर्क देना पड़ेगा ना, फोर्स की जगह टॉर्क देना पड़ेगा 180 न्यूटन मीटर का, ठीक है। तो आप ये इससे पूछा है कि उस कितनी पावर इसमें खर्च हो रही, बस ये सिंपल से पूछा है, ठीक है। आपसे कहा गया है रोटर जो है उसको कितना बनाए रखना है, उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो हमको बनाए लगेगा एंगुलर वेलोसिटी 200 रेडियन पर सेकेंड। तो उसके लिए जो हमको टॉर्क देना पड़ रहा है वो है हमारा 180 न्यूटन मीटर। तो आपसे पूछा इसमें कितना पावर खर्च होगा, ये पूछा है केवल सा। तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, सबको याद होगा। पावर इस रोटेशनल मोशन में एक फॉर्मूला है टाउ ओमेगा। अब देखो टाउ की वैल्यू दी है, ओमेगा की गई है, तो आपको केवल पुट तो कर देना है वैल्यू, है ना, पुट कर दो वैल्यू, आंसर आएगा। टाउ की जगह क्या पुट करेंगे, टाउ की जगह जो वैल्यू दी हुई है आपकी 180 और ओमेगा की जगह 200, सॉल्व करोगे आप कितना आएगा 36, 18 इंटू ये 36 इंटू 1000। अब इसका मल्टी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 30 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 3। अब पावर की वैल्यू लिखनी है, वॉट में आप डालोगे तो 36 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 36 किलो वॉट आप इसको लिख सकते हो, यही आंसर अपना रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे आपसे क्वेश्चन कहा है A planet revolves around a massive star in a highly electrical orbit। जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे जैसे अर्थ है वो सूरज के अराउंड घूमता रहता है, सन के अराउंड ना, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, सबको पता है, सारा का यही होता है। तो उसमें एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, इंटायर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इन्होंने पूछा है ऐसा क्यों है, गिव रीजन, हमको रीजन बताओ कि मान लो इसमें क्यों ऐसा होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 13, तो ये आपका ऐसे ये है, ये सूरज है हमारा, ठीक है। तो इसके अराउंड में ये अर्थ अपनी घूमती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में ना, ऐसा रहता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। तो ये कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम जो है इसका, जो हमारा क्या एंगुलर मोमेंटम की कैसे दिखाते हैं एल से, वो हमेशा होता है कांस्टेंट। तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। तो देखो इसमें सिंपल सा आंसर है ना, टॉर्क कुछ लगता नहीं है। अगर टॉर्क कुछ नहीं है, अच्छा हम लोग ने कैसे पढ़ा था, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मोमेंटम क्या होगा, फोर्स अगर हमारी जीरो है, हमेशा अगर फोर्स जीरो है तो मोमेंटम में चेंज कितना होता है, जीरो। कैसे, सिंपल सा क्या होता था फॉर्मूला आप जानते हो, फोर्स इक्वल टू डेल्टा, देखो एनालॉजी से समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इससे देखो एक रिलेशन, अब यहाँ फोर्स की जगह कर दो टॉर्क, अब मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम क्या होती थी वैल्यू एल, और डी एल कर दो, ठीक है, डी एल कर दो या फिर डेल्टा एल कर दो, डी एल स्मॉल के लिए होता है, डेल्टा एल चेंज के लिए होता है ये। तो आप यहाँ देखोगे जब हमारा टॉर्क जीरो हो गया तो हमारा ये जो है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, हमेशा ये जीरो नहीं होगा, लेकिन चेंज, ये क्या है, ये चेंज को दर्शा रहा है। ये जो हमारी फॉर्म है ये इसके इक्वल एंगुलर मोमेंटम को नहीं दर्शा रहा है, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को दर्शा रहा है। तो अगर टॉर्क जीरो हो गया तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो हो गया, मोमेंटम नहीं जीरो हुआ है, एंगुलर मोमेंटम नहीं जीरो हुआ है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम हमारा कॉन्स्टेंट हो गया है। अब देखो ये, अब टॉर्क क्यों जीरो है, अगर इसमें डाउट है किसी का तो भाई इसमें हर जगह क्या लग रहा है, रेडियल, हर जगह रेडियल फोर्स लग रही है। कैसी फोर्स होती है, दो प्लैनेट्स के बीच में या फिर एक प्लैनेट एक स्टार के बीच में कैसी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो टुवर्ड सेंटर लगती है, यानी कि वो कैसी फोर्स होती है, रेडियल फोर्स। और रेडियल फोर्स जो है उसमें टेंजेंशियल का कोई काम नहीं है, अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं है तो टॉर्क कहाँ से आएगा, सिंपल सा ये लॉजिक था। अब चलो इसके आगे देखते हैं। अब देखिए आपसे आप हमारे थोड़े डेरिवेशन वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे आपसे 14 पूछा है, ऑब्टेन रिलेशन। अब ये किसका रिलेशन है आप देख के बता दोगे तुरंत, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये करना है। तो आप जानते हो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है रोटेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेशन, ये है सिंपल सी, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन हमको पता करना है, बस सिंपल सा। आप सब जानते हो कि हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, बिल्कुल। अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसे हमारा क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, एक चीज़ ये तो कर ही सकते हो, इसको जो है इसमें कुछ नहीं करना, अल्फा डी टी को आप उधर भेज दोगे, डी टी को उधर भेज दोगे तो अल्फा डी टी हो जाएगा। तो डी ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई,
इस साइन को अगर हम जब लगाते हैं, अगर आप सीबीएसई का एग्जाम दोगे, इस साइन को लगाने का मतलब कि ये पूरा प्रोसेस आगे चला गया है। इक्वल अलग चीज़ होती है, ये चीज़ अलग चीज़ होती है ना, इसमें याद रखना। तो ये वाली चीज़ पूरी यहाँ उठ के आ गई है। तो डी ओमेगा इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा डी टी, ये हुआ इतना, ठीक है। अब आपको क्या करते हैं ना, इंटीग्रेट विद इन लिमिट्स के अंदर इसको इंटीग्रेट कर देना, कुछ नहीं करना। इसको इंटीग्रेट करोगे आप डी ओमेगा यहाँ पर, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट करना है आपको, इनिशियल से फाइनल तक। हमको ये वाला लेना है तो इनिशियल वैल्यू ये होगी, ओमेगा ये, ठीक है। बहुत जगह ओमेगा आई ओमेगा एफ लिखेंगे, ठीक है, तो वो भी सही है। और बहुत जगह इसको जो इनिशियल वैल्यू उसको नॉट से प्रेजेंट करते हैं ना, जैसे एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो एकदम वैक्यूम में वैल्यू होती है ना, लेकिन आपकी कहीं कहीं उसको ऐसे एप्सिलॉन भी लिख देते हैं। तो वैसे ये ओमेगा नॉट लिखा हुआ है, और ये ओ नहीं है, नॉट है, ठीक है। और ये आपका ओमेगा है केवल। अब इसके आगे हमने क्या लिखा, अल्फा डी टी है, ठीक है। अब आप जानते हो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो हम कांस्टेंट लेंगे। अब ये कांस्टेंट क्यों है, ये तो बहुत पहले बात हो चुकी है कि न्यूटन की जितनी इक्वेशंस हैं वो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हैं तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी होंगी। तो अल्फा बाहर आ जाएगा और आपके यहाँ पर ये टाइम का होगा 0 से t तक। अब इसको केवल आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। ये डी ओमेगा की वैल्यू आपको करनी है। तो देखो ये यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 होगा। 1 को आप कैसे ट्रीट करोगे, 1 अगर है वहाँ पर क्या सीधा ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा 0 से कहाँ तक आ गया, ओमेगा तक, ठीक है। और ये आपका ये कहाँ तक आ गया बताना है, ये डी टी कहाँ तक आ जाएगा। अल्फ़ा को ऐसे रख देना है, ये हमारा केवल टी हो जाएगा 0 से टी तक। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा, पहले अपर लिमिट लिखते हैं माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा नॉट इक्वल टू आपका क्या गया, अल्फ़ा टी माइनस 0। अब इसको आप केवल सॉल्व करना है, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। क्या करना है, ओमेगा अपनी जगह रखना है, उसको उधर भेज दोगे आप, इसको उधर भेज दोगे, हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस का और प्लस अल्फ़ा टी, यही आंसर आ गया, ये अल्फ़ा टी, ये आंसर आ गया। अब इसके आगे एक क्वेश्चन दिया है वो देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, एस्टैब्लिश द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है। तो इसको रफ करते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि उसमें जब बड़ा होगा थोड़ा सा। अब देखो फिर से एक हमारे पास डेरिवेशन आया, एस्टैब्लिश द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन है थर्ड, लेकिन किसकी, रोटेशन की। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से ये पता होगा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब देखो इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा कुछ ज़्यादा काम करना है, बस ऊपर यहाँ डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे डी थीटा से, ये करना है केवल। अब देखो इसमें एक चीज़ बनेगी, नहीं ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो डी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, ठीक है। तो डी ओमेगा और आपका ये कितना हो गया, ओमेगा अपॉन डी थीटा, बिल्कुल यहाँ तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे एक चीज़ देखोगे, इस डी थीटा को वहाँ भेज दें तो हो जाएगा अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। अब क्या करता है, इसको भी बस आपको इंटीग्रेट कर देना है विद इन लिमिट्स। तो इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट्स, है ना, लिखा था पहले विद इन लिमिट्स, अब आपको फिर से लिख देना है। अभी देखो यहाँ पर लिमिट क्या होगी, अब इसके लिए देखो इसके लिमिट क्या होगी, 0 से आपका क्या होगा थीटा तक, ठीक है। शुरुआत में एंगल 0 होता है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए लिमिट क्या होगी, शुरुआत में ओमेगा नॉट होगी और लास्ट में ओमेगा होगी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ भी नहीं करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा, केवल इंटीग्रेट कर दो, बस केवल इंटीग्रेट कर दो। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, ये अल्फ़ा जो है बाहर आ जाएगा, बताने की ज़रूरत है नहीं, इसके जस्ट पहले अभी हमने बताया कि कांस्टेंट होता है और बिना कांस्टेंट के ये इक्वेशन लग भी नहीं पाएगी। तो अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है फर्दर, ठीक है। अल्फ़ा बाहर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये डी थीटा का जो है हमारा क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन थीटा 0 से थीटा तक, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हुआ, ये ओमेगा का क्या होगा, आप जानते हो ओमेगा की पावर 1 है, तो डिफ्रेंसिएशन होता था ओमेगा क्या होता था, एक्स में, एक्स n+1 अपॉन n+1, यानी कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ना, n+1, और यहाँ पर किससे, ओमेगा से ओमेगा नॉट तक। अब इसको सॉल्व करना है केवल, अल्फ़ा अपर लिमिट थीटा माइनस 0, ठीक है, इक्वल ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा नॉट, अपर लिमिट लोअर लिमिट इसकी जगह रखना है, अपॉन 2 सॉल्व करना है इसको हम लोग। अल्फ़ा थीटा यहाँ तो हो गया, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा थीटा, ओमेगा नॉट मतलब ना, ठीक है। अब ये 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 1/2 कॉमन ले लिया, अब 1/2 यहाँ चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, तो 2 अल्फ़ा थीटा
इक्वल टू आप क्या है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा थीटा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब इसको ऐसे पूरा लिखना है तो क्या है, इस चीज़ को आगे लिख देंगे, उसको पीछे लिख देंगे, सिंपल सा। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया आराम से। क्या इसमें याद रखना है, मेन चीज़ ये करना है हमको, ये याद रखना है। फॉर्मूला सबको याद होगा, यहाँ से डी थीटा बाई आपका डी थीटा। इसको लिखना कैसे, अगर ये लिखना होगा तो आप लिखोगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई डी थीटा, यहाँ पर ये लिखना होगा, फिर ये प्रोसेस आपको करना होगा, सिंपल सा। ये प्रूफ हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, इतना आप नोट करिए। तो अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन है, हमने 2 डेरिवेशंस देखे। अब क्वेश्चन का है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। जानते हो आप लोग रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, फॉर अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स वन ऑफ इट्स डायमीटर। तो आप सब जानते हो, ये हमारा 16वां क्वेश्चन है ना लगभग। तो आप सब जानते हो कि क्या होता है इनर्शिया, क्या होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम स्फीयर का क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग की लिमिट पास होगी तो हम लोग वो भी चालू करेंगे, लाइव लेक्चर्स भी, ठीक है। 2.2/5 mr² होता है, सिंपल सा, ये तो पता है। अब यहाँ पर आपसे कहा है हमको बताओ सॉलिड ऑफ स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या बताना है, रेडियस ऑफ गायरेशन सॉलिड स्फीयर के लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन, जायरेशन बहुत लोग अपने अपनी तरफ से बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जिसको याद हो तो तुरंत बता देगा, I = km²। km² होता है किसका, रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको सबको पता है ना, km होता है ना, ये होता है, सबको पता है। तो अब इसको केवल सॉल्व ही तो करना है। I की जगह वैल्यू रख दो mr² अपॉन आपका क्या होता है, इसकी वैल्यू अभी क्या आई थी, mr² अपॉन 2/5, ये आई थी वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है, k की जगह ऐसे k वैल्यू रख देना है, m की जगह m रख देना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको आप सॉल्व करोगे वैल्यू क्या आएगी, ये तो कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया 2/5, r² ऐसे रखोगे, बिल्कुल ठीक है। k की वैल्यू क्या करोगे, ऐसे रखोगे, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो आपको k बताना, 2/5 आ गया, ठीक है। k जो होता है इसको आपको क्या दोनों तरफ अंडर रूट करोगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2/5 और r जो है वो तो बाहर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो इसके आगे देखते हैं, ठीक है। चलो देखो जो वैल्यू है ना वो I = यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, mk² होती, ठीक है। तो बाकी आगे जैसा सॉल्व हुआ है बिल्कुल सेम ही सॉल्व होगा, k² होती है तो k = आपका आ जाएगा √2/5r, ये आ जाएगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके आगे आपका कहा है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पार्टिकल, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो होता है डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ऑफ पार्टिकल इज इनवर्स ऑफ दियर मासेस, जो इनवर्स होंगे अपने मासेस के, ये आपको प्रूफ करना है, सिंपल सा बस। तो आप फॉर्मूला जानते हो सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, RCM = m1r1 + m2r2 अपॉन m1 + m2, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है क्या 0 रहता है, मतलब सेंटर ऑफ मतलब आपसे पूछा ये है बस, देखो m1/m2 अगर समझना है इक्वल r2/r1 होगा, ये प्रूफ करना है, सिंपल सा, ये पूछा है, सिंपल सा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप जानते हो जो RCM होगा हमारा वो सेंटर ऑफ मास वो 0 हो जाएगा, है ना, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, बस आपको वही चीज़ पूरी सॉल्व कर देनी। तो ये चीज़ 0 हो गई, ये उधर जाएगी 0 हो जाएगी, m1r1 इक्वल हो जाएगा माइनस के m2r2 के, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये उधर गया है, ठीक है, इसकी रेडियस की वजह से। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे तो m आपका क्या r1 ऐसे मैग्नीट्यूड में तो भाई पॉजिटिव हो जाएगा, m2 मास तो कभी होता नहीं नेगेटिव, इसकी वजह से नेगेटिव है r2। अब इसको सॉल्व करोगे तो m1/m2 आपके इक्वल हो गया r2 ये क्या कहते हैं r2/r1 हो गया, ये r2 यहीं रहेगा, ये नीचे जाएगा, आप समझ रहे हो, अपॉन r1, ये आंसर यहाँ पर सिंपल सा आ गया। अब इसके आगे आपसे कहा है, ये तो समझ में आया अच्छे से, ठीक है। आपसे कहा सो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स इज 0, ये आपको शो करना है, ठीक है। मान लो A क्रॉस B जो है वो आपको प्रूफ करना है 0 होता है ना, ये 17 नंबर, ये 0 होता है, कैसे प्रूफ करोगे, सिंपल सा बात है, ये आपको प्रूफ करना है, यही चीज़ पूछिए, ठीक है। तो आपसे ये कह दिया है, मान लो एक वेक्टर ये है A और क्रॉस जो है वे B,
ये पैरेलल का 0 होता है, ये कहा है ना। तो आप जानते हो ए बी साइन थीटा, यही तो वैल्यू होती है एन कैप, यही होती वैल्यू, ठीक है। इन्होंने कह दिया दो वेक्टर पैरेलल है, यानी कि ए पैरेलल है बी के, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ। अगर दो वेक्टर जब भी पैरेलल हो, जब भी, तो आप ये देखोगे कि दोनों का एंगल हमेशा 0 होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे एम बी ए बी साइन 0, यानी कि वैल्यू पूरी कितनी आ गई 0 डिग्री, यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन 0 की 0, तो टोटल वैल्यू 0 हो गई। यही हमसे कहा था, यही हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखो आपके पास 19वां क्वेश्चन है, हमसे कहा कि प्रूफ द रिलेशन बिटवीन, ये कहा है प्रूफ करो इसको, देख ही लो सीधा ना, टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ये प्रूफ करना। अब इससे कुछ याद आ रहा होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है डी पाई बाई डी टी, ये होता है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है आपको, सिंपल सा, जैसे वो प्रूफ करते हैं तो वैसे ये प्रूफ करेंगे। आपने क्या लिया, आपने ये ले लिया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ले लिया, कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ डी एल बाई कितना हुआ डी टी हुआ, ठीक है, डी एल बाई कितना हो गया डी टी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एल की जगह क्या लिख सकते हो, एल की वैल्यू जो होती है वही लिखना है। तो एल की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, वो होता था हमारा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो फॉर्मूला नहीं याद है, अपने आप निकालो, डी एल बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मास की जगह होगा इनर्शिया और आपकी वेलोसिटी जगह होगा ओमेगा, तो आप यहाँ लिखोगे डी आई ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है, वेक्टर रहेगा पूरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो आई बाहर आ जाएगा, आई बाहर क्यों आ जाएगा, सिंपल सा, हमने एक मास लिया है, ये जो पूरा वर्क होगा ये निकालना है, तो एक मास को ऊपर लेंगे, मास लिया तो मास का इनर्शिया जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो आई हमारा बाहर आ जाएगा आराम से। अब अंदर बचा क्या, इसको आगे लिख रहे हैं ना, तो आपका डी एल बाई डी टी जो है वो बचा क्या, आई बाहर आ गया, अंदर बचा डी ओमेगा बाई डी टी, बचा, बिल्कुल बचा, ठीक है। अब डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता था, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टाइम क्या होता था आपका, यहाँ लिखेंगे आई, और ये होता था एंगुलर एक्सीलरेशन, ये हो गया इतना, ठीक है। अब हम लोगों को सबको पता है कि टॉर्क की वैल्यू होती है आई अल्फा, बिल्कुल होती कि नहीं, आई किसकी जगह या मास की जगह, फोर्स की क्या होती थी मास इंटू एक्सीलरेशन, तो आई की क्या, टाउ की क्या होगी आपका इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन, बस। तो यहाँ पर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू टाउ, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, यही तो प्रूफ करना था। और वेक्टर का साइन आप लगा लोगे, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर ट्रीट हो रही हैं, ये स्केलर फॉर्म है, हम लोग बात कर चुके हैं, बिल्कुल, ये इतना आपका हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन एक दिया है, वो भी साथ में कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाँ, द एंगल थीटा कवर्ड बाई अ बॉडी इन अ रोटेशनल मोशन, है ना, वो एंगल दिया हुआ है आपको, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 6t + 5t² + 2t क्यूब, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर पे, थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 6t प्लस आपका क्या है प्लस 5t² + 2t क्यूब, ये दिया हुआ है। ये सब तो अच्छे से नोट कर लिया होगा, ठीक है, हम लोग इतना रफ कर देंगे। तो अब इसको क्या करना है आपसे कहा इसमें, पहले तो हमको बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड, जब हमारा समय 2 सेकंड है 2 सेकंड पर एट 2 सेकंड बताना है, समझ लो, तो इंस्टेंटेनियस की बात हो रही। आपसे नहीं कह रहे कि 2 सेकंड तक कितनी वेलोसिटी है, 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी है, जब तुम 2 सेकंड में देखोगे तब बंदा कितने में चल रहा है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी कितने में, 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चल चुका है ये नहीं बताना कि पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे में 10, तो टोटल 15 मीटर पर सेकंड, ये नहीं बताना। सेकंड जो सेकंड है उसमें कितनी, इसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो आपकी वैल्यू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की पहले निकालना है, डी थीटा बाई डी टी हो गई, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है, टी की वैल्यू होती है 0, आप जानते हो डिफ्रेंशिएशन में, यहाँ आ जाएगी 10t और यहाँ पर 2 3 जा 6, तो आ जाएगा प्लस का 6t², ठीक है, ये 3 इधर जाएगा
और यहाँ पर कितना, ये चीज़ आ गई। तो ये आपका क्या हुआ, ये डी थीटा बाई डी टी, यही तो एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो ये आपका हो गया ओमेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या है, एंगुलर एक्सलेशन बताओ, लेकिन यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो आप 2 वैल्यू डाल के सॉल्व कर दीजिए इसको। 8 हमको किस में इसको सॉल्व करना है, t इक्वल टू 2 में। 6 10 इंटू 2 जैसे आपका 6 2 2 या 4 या 6, और यहाँ पर कितना 20, और यहाँ पर आपका कितना आ गया 24। इसको सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आएगी, दिख ही रही है साफ साफ 50 आंसर। और ओमेगा की वैल्यू तो आएगी 50 रेडियन पर सेकंड में। ये आंसर आ गया सिंपल सा। अब आपसे कहा है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालो, तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दो। डबल डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, देखो एक्सेलरेशन करना है तो इसका भी एक इंटीग्रेशन, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो कुछ नहीं करना होता, इसका होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब समझे नहीं तो आप समझ जाओगे, ये चीज़ आई है, इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 6 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, 10t का हुआ 10, और 6 का हुआ कितना, वो 2 नीचे आ जाएगा 12t। इसमें वैल्यू डालोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना, 12 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा 24, 24 ये कितना हो गया 34। ये आंसर आ गया, देखो सही है ना। 10 ये तो 10 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। और 10 इंटू आपने वो किया तो केवल 10 ही बचा, और यहाँ पर 12, तो ये आंसर आ गया 34। और ये किस में आएगा, रेडियन, ये आया था रेडियन पर सेकंड में, आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। ये हो गया एक्सलेशन के लिए, इतना नोट करिए। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इसमें है लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है रॉड की, रिंग की, रेक्टेंगल की और आपके डिस्क की। तो सबसे पहले तो रॉड की क्या होगी, रॉड की अगर आप सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो आंसर होता है ml स्क्वायर अपॉन 12, ये होता है सेंटर ऑफ मास के लिए। लेकिन अगर किसी भी एंड से पूछ लें तो आंसर होता है ml स्क्वायर अपॉन 3। याद रखना है, बिल्कुल हमने थ्योरी लेक्चर्स में किया। अब रिंग की बात आ गई, रिंग का होता है सिंपल सा, है ना, ये रिंग है हमारी, लेयर होती है लास्ट में mr स्क्वायर सेंटर ऑफ एक्सेस, एक्सेस से पूछा जाए, इसका यहाँ से आप कमेंट में लिखोगे क्या होता है। ठीक, अगर हम साइड से देखें, हम लोग थ्योरी लेक्चर्स में कर चुके हैं। रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये L है, ये आपकी B है, तो L के अबाउट यानी कि आई वाई जो हमारा होगा, दोनों की वैल्यू लिखो। आई वाई की होती है ml स्क्वायर अपॉन 12, और आई एक्स की यानी कि x के अलॉन्ग होती है आई ए, होती है mb स्क्वायर अपॉन 12। ठीक, बिल्कुल। अब डिस्क की बात आ गई, डिस्क की जिसको रिंग का याद है वो डिस्क का याद रख लेगा। डिस्क हमारी होती है जो सीडी वीडी जिसको क्या कहते हैं, कैसेट वगैरह, उसी को डिस्क कहते हैं। तो इसकी होती है ये जो मतलब सॉलिड, ये हॉलो है, ये सॉलिड है बिल्कुल। तो इसकी जो होती है सेंटर एक्सेस के अलॉन्ग वो होती है mr स्क्वायर अपॉन 2। इसकी mr स्क्वायर अपॉन में 2 लगा दो। अब इसके लिए देखो, इसकी याद है, इसकी याद है, तो सिलेंडर की याद हो जाएगी, है ना। ये हमारा एडिशनल बता दे रहे हैं। हॉलो के लिए सेम इसका आंसर यही होता है, हॉलो सिलेंडर के लिए। और अगर सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर है तो उसके लिए ये हो जाता है आंसर, सिंपल सा। तो होप करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने इसमें टॉप के 20 सवाल किए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की डेरिवेशंस के साथ, और हमने थ्योरी भी कवर की, फॉर्मूले भी लिखे, और ये हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ बेहतरीन जो आपको याद रखने हैं, इनकी वैल्यू लास्ट में करा दी। तो ओवरऑल लेक्चर अच्छा था, लेकिन जो कुछ बच गया है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहोगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके शेयर करो। शेयर करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक हमारे पास आएगी, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब चाहिए लेक्चर कम ड्यूरेशन में और अच्छी क्वालिटी में, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।